विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे शक्ति की अवधारणा। शक्ति संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान की आधारभूत अवधारणाओं में से एक अवधारणा है, जिसके अर्थ और परिभाषा के बारे में विद्वानों में एक राय नहीं है, एक मत नहीं है। मैकावर जैसे विचारक ने कहा है कि शक्ति एक बहुपक्षी तत्व है। इस प्रकार से शक्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं और इस संबंध में उनके विभिन्न अर्थ प्रस्तुत किए हैं और इस प्रकार हम उनके विभिन्न अर्थों को यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे शक्ति का जो एक पहला अर्थ लिया गया है वह है शक्ति बल प्रयोग के रूप में। शक्ति के इस अर्थ को प्राचीन भारतीय राजनीति विद्वानों ने शक्ति का यह अर्थ लिया है। उन्होंने दंड के रूप में शक्ति की अवधारणा को स्वीकारा है और इसीलिए प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने राजनीति को दंड नीति और राजा को दंडधर कहा है। मनु ने कहा है कि दंड की उत्पत्ति ईश्वर ने की है और उन्होंने कहा कि दंड जो है वो दुष्टों का दमन करता है। बल के रूप में, दंड के द्वारा बल के रूप में दुष्टों का दमन किया जाता है और दंड जो है वो बल के रूप में धर्म की रक्षा करता है क्योंकि दंड के द्वारा ही सभी लोगों से उसके कर्तव्यों का पालन कराया जाता है। इसलिए सभी लोगों की धर्म की रक्षा जो है वो दंड के द्वारा ही होती है। इसीलिए प्राचीन भारतीय विचारकों ने दंड को ही धर्म कहकर पुकारा है और उनका यह ऐसा मानना है कि जब राजा अनुचित तरीके से दंड का प्रयोग करता है तो वह स्वयं नष्ट हो जाता है, साथ ही साथ अपने बंधु बांधवों और कुटुंब का विनाश कर देता है। तो इस प्रकार से दंड का प्रयोग जो है उचित तरीके से ही राजा को करना चाहिए। अगला है मानव की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में शक्ति। देखिए, कुछ विद्वानों के अनुसार शक्ति से प्रेम करना मनुष्य की एक सामान्य प्रवृत्ति है या एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति जो है शक्ति से प्रेम करने के कारण ही सभी व्यक्तियों से या अन्य सभी व्यक्तियों से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है, बलवान बनना चाहता है। हॉब्स जैसे विचारकों का ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो भय से संचालित होता है और इस भय से मुक्ति पाने के लिए ही उसके अंदर निरंतर सतत रूप से अधिक शक्ति प्राप्त करने की कामना पाई जाती है और उसकी ये कामना जो है वो मृत्यु में जाकर ही समाप्त होती है। इसका अंत मृत्यु में जाकर समाप्त होता है। हॉब्स ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शक्ति से प्रेम करना मनुष्य की एक ऐसी अदम्य इच्छा है जिसका अंत मृत्यु में जाकर होता है। तो इस प्रकार से शक्ति से प्रेम करना, अपने को अधिकाधिक शक्तिशाली बनाए रखना, ये प्रवृत्ति न केवल व्यक्ति के अंदर पाई जाती है बल्कि व्यक्ति के द्वारा बनाई गई जो भी संस्थाएं हैं उनके अंदर भी ये प्रवृत्ति पाई जाती है। इसीलिए हॉब्स जैसे विचारक कहते हैं कि राज्य जो है एक विशालकाय, उन्होंने राज्य को बहुत शक्तिशाली विशालकाय जीव की संज्ञा दी है। उन्होंने राज्य को क्या कहा है, एक लेवियाथन है। लेवियाथन एक विशालकाय समुद्री जीव होता है जो समुद्र के छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं उनका भक्षण करके जो है वो अपने अस्तित्व बनाए रखता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो शक्ति से प्रेम करता है। अगला है शक्ति बल प्रयोग की संभावना है। कुछ विद्वानों के अनुसार शक्ति और बल
इन दोनों में अंतर होता है। उनके अनुसार शक्ति का अर्थ है राजनीतिक शक्ति और बल का अर्थ है सैनिक बल, और इस प्रकार से शक्ति में बल मौजूद रहता है यद्यपि शक्ति के द्वारा बल का प्रयोग किया नहीं जाता है। इस प्रकार से जो है उनका ये मानना है कि जब सामान्य जनता ये अनुभव करती है कि शक्ति में बल मौजूद है तो वह अपने आप उसका अनुसरण करती है। उसे अनुसरण करने के लिए या अपनी बात को मनवाने के लिए शक्ति को बल प्रयोग करना नहीं पड़ता। इस प्रकार से शक्ति के अंदर बल मौजूद रहता है। शक्ति बल प्रयोग करने का अधिकार रखती है या शक्ति के पास बल प्रयोग करने का अधिकार होता है, लेकिन उसके द्वारा शक्ति का प्रयोग किया नहीं जाता। इस प्रकार से शक्ति बल प्रयोग की संभावना है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। ये अर्थ जो है शक्ति का रॉबर्ट बायस्टेड ने बताया है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि शक्ति बल प्रयोग की संभावना है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। अगला है शक्ति व्यवस्था का निहित तत्व है। ड्यूबन जैसे विचारकों का मानना है कि जो संगठित अंतःक्रियाएं होती हैं उनके पीछे शक्ति असंगठित अंतःक्रियाएं होती हैं, वहाँ पर जो है शक्ति उनके पीछे हमेशा मौजूद रहती है या उनके पीछे शक्ति का तत्व हमेशा मौजूद रहता है। देखिए, जो विद्वान है, जो लोग ये मानते हैं कि शक्ति व्यवस्था का निहित तत्व, उनका कहना है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण के लिए, उसके संचालन के लिए, उसकी रक्षा के लिए शक्ति का तत्व बहुत आवश्यक है। और उनका मानना है कि शक्ति के बिना जो है कहीं पर भी, शक्ति के अभाव में कहीं पर भी व्यवस्था नहीं पाई जा सकती है। जहाँ कहीं भी व्यवस्था है, इसका मतलब है उसके पीछे कहीं ना कहीं शक्ति मौजूद है। और इस प्रकार से शक्ति व्यवस्था का एक आधारभूत तत्व होता है। और हम वास्तव में कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी हमें व्यवस्था दिखाई देती है, जहाँ कहीं भी संगठित तरीके से कोई कार्य दिखाई देता है, उसके पीछे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में शक्ति का तत्व मौजूद होता है। अगला है शक्ति एक प्रभाव प्रक्रिया है। शक्ति एक प्रभाव प्रक्रिया है। कुछ इन विद्वानों का ऐसा मानना है कि शक्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि प्रभाव को जन्म देती है, या शक्ति प्रभाव प्रक्रिया को जन्म देती है। इनका मानना है कि समाज में जो पक्ष शक्ति धारण करता है वह दूसरे पक्षों को प्रभावित करता है और उनके व्यवहार को अपने अनुकूल मोड़ लेता है या उनके आचरण को अपने अनुकूल प्रभावित कर लेता है। इस प्रकार से इनका मानना है कि जो व्यक्ति या जो समुदाय अन्य व्यक्तियों या अन्य समुदायों के आचरण को जितना अधिक अपने अनुकूल प्रभावित कर लेता है, वह उतना ही अधिक शक्तिशाली कहलाता है। उसके ऐसा मानते हैं कि उसके पास उतनी ही अधिक शक्ति पाई जाती है। शक्ति का ये अर्थ जो है रॉबर्ट बायस्टेड ने लिया है, और उन्होंने कहा कि शक्ति जो है व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों की ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करके उससे कार्य करवा लेता है जिसे वह अन्यथा नहीं करता। यानी कहने का मतलब है कि यदि जो व्यक्ति दूसरे के आचरण को प्रभावित करके उससे जितना अधिक काम करवा लेता है, इसका मतलब है कि वह उतना ही अधिक शक्तिशाली कहलाता है या उसके पास उतनी ही शक्ति। इस प्रकार से शक्ति का एक अर्थ प्रभाव के रूप में माना गया है, या शक्ति एक प्रभाव प्रक्रिया है। अगला है नियंत्रण के अर्थ में शक्ति। देखिए, कुछ लोगों ने शक्ति का अर्थ नियंत्रण के संबंध में स्वीकारा है। उनका मानना यह है
कि शक्ति व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करती है या शक्ति व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता का प्रदर्शन करती है। और इस प्रकार से राजनीतिक सत्ता और व्यक्ति के स्वतंत्रता के बीच शक्ति के द्वारा समन्वय या तालमेल स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। यदि हम राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में इस नियंत्रण के अर्थ में शक्ति को समझें तो शक्ति के द्वारा जो है राजनीतिक व्यवस्था और व्यक्ति की स्वतंत्रता, इन दोनों के बीच जो है समन्वय या तालमेल करने की किया जाता है या तालमेल करने की कोशिश होती है। शक्ति के संबंध में शक्ति का नियंत्रण के अर्थ में जो अर्थ लिया है वो दो विचारकों ने लिया है। एक तो है मॉर्गेनथाउ और दूसरा है मैकाइवर। मॉर्गेनथाउ ने शक्ति को व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के या व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण के रूप में शक्ति का अर्थ लिया है, जबकि मैकाइवर ने शक्ति को व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण की क्षमता के रूप में उसका अर्थ लिया है। यानी शक्ति जो है वो उसके द्वारा, शक्ति एक ऐसा तत्व है या जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर नियंत्रण या उसके व्यवहार को निर्देशित किया जाता है और या उसके ऊपर व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता पाई जाती है। अगला है मूल्य के अर्थ में शक्ति। देखिए, कुछ विद्वानों ने शक्ति को मूल्य के रूप में स्वीकार, शक्ति का अर्थ मूल्य के रूप में स्वीकार किया है। दो प्रकार के मूल्य हैं। कुछ ने शक्ति को यथार्थवादी मूल्य के रूप में स्वीकार किया है और कुछ लोगों ने शक्ति को आदर्शवादी मूल्य के रूप में स्वीकार किया है। जो प्राचीन यूनानी सोफिस्ट विचारक थ्रेसीमेकस है वो शक्ति को यथार्थवादी मूल्य के रूप में स्वीकार करते हुए कहता है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। उसका ऐसा मानना, उसने जो ये बात कही है उसके पीछे उसका मानना यह है कि समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक शासक वर्ग और दूसरा शासित वर्ग। दोनों के हित अलग अलग होते हैं, दोनों के हित एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जो शासक वर्ग है वो अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है और जो शासित वर्ग है वो अधिकाधिक जो है स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार से हितों की दृष्टि दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अब उसका ये कहना है कि दोनों वर्ग जो है वो अपना अपना हित करना चाहते हैं। शासक वर्ग अपना हित करना चाहता है और शासित वर्ग अपना हित करना चाहता है। तो उसका ये मानना है कि जो शासक वर्ग है उसके द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं वो जो कानून होते हैं तो वो उनके हितों की, शासक वर्ग के हितों की पूर्ति करने वाले होते हैं। कानूनों के द्वारा शासक वर्ग का हित होता है, ना कि शासित वर्ग का। ऐसा मानना है थ्रेसीमेकस का। और ऐसी स्थिति में वो कहता है कि जो लोग उन कानूनों का पालन करते हैं उनको वो न्यायी कहते हैं और जो लोग उन कानूनों का पालन नहीं करते हैं उनको वो अन्यायी कहते हैं और उनको दंडित करते हैं। तो उसका ये मानना है कि जिन लोगों के द्वारा उन कानूनों का पालन किया जाता है उससे सरकार का हित होता है, ना कि कानूनों का पालन करने वालों का। और जो लोग कानूनों का पालन नहीं करते हैं, अर्थात जो अन्यायी, शासक की नज़र में जो अन्यायी होते हैं, तो वो जो है वो कानूनों का पालन करने वाले न्यायी व्यक्तियों की तुलना में कैसे होते हैं, अधिक खुश रहते हैं या अधिक जो है उनको सुख और खुशी की प्राप्ति होती है या उनका हित अधिक होता है। और इसीलिए वो दूसरा एक कथन उसका और है कि अन्यायी न्यायी से सदैव अच्छा होता है, क्योंकि अन्याय करने से, उन कानूनों का उल्लंघन करने से स्वयं व्यक्ति का हित होता है, ना कि शासक का हित होता है। इसलिए जो लोग कानूनों का उल्लंघन करके अन्यायी कहलाते हैं तो वो जो है कानूनों का पालन करने वाले न्यायी व्यक्तियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ होते हैं, अधिक अच्छे होते हैं, उन्हें अधिक सुख की प्राप्ति होती है और वो अधिक जो है लाभ में रहते हैं। इसी प्रकार आधुनिक युग में
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में मॉर्गेनथाउ जैसे विचारक भी शक्ति को एक यथार्थवादी मूल्य के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति जो है वो सदैव स्वयं में सदैव साध्य होती है, और उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में अंतर्राष्ट्रीय न्याय और नैतिकता जैसी बातों का जो है कोई महत्व नहीं होता है, और उस अंतर्राष्ट्रीय न्याय और नैतिकता जैसी बातों का कोई महत्व नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में शक्ति ही साध्य होती है, शक्ति ही सब कुछ होती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय और नैतिकता को स्वयं शक्ति के द्वारा ही आधार प्रदान किया जाता है, या जो है उसे महत्वपूर्ण बनाया जाता है, या जो शक्तिशाली होता है वही अंतर्राष्ट्रीय न्याय और नैतिकता के नियम जो है वो तय करता है। इस प्रकार से मॉर्गेनथाउ जैसे विचारक भी आधुनिक युग में शक्ति को यथार्थवादी मूल्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके कुछ विद्वानों ने शक्ति को आदर्शवादी मूल्य के रूप में भी स्वीकार किया है। उनका मानना है कि शक्ति का स्वयं कोई केंद्र नहीं होता है, शक्ति स्वयं में साध्य नहीं होती है। उनका यह मानना है कि शक्ति का निवास सत्य और जो न्याय है, सत्य और न्याय जैसी जो अवधारणाएं हैं उनमें शक्ति का निवास होता है, और शक्ति जो है सत्य और न्याय जैसी अवधारणाओं को प्राप्त करने या उनकी रक्षा करने का एक साधन होता है। तो इस प्रकार से वो शक्ति को आदर्शवादी मूल्य के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका जो लोग आदर्शवादी मूल्य के रूप में शक्ति को स्वीकार करते हैं उनका ऐसा मानना है कि जनता जब किसी शासन की नीतियों को सत्य और न्याय पर आधारित मानती है तो वो उनका पालन करती है और उस शासक की शक्ति में वृद्धि होती है, और जब जनता किसी शासक की नीतियों को सत्य और न्याय के विरुद्ध मानती है तो वह उनका पालन नहीं करती है। ऐसी स्थिति में उनकी शक्ति में कमी आती है और धीरे धीरे एक दिन उनकी शक्ति का अंत भी हो जाता है।